साथियों, कल का हमारा एडिटोरियल जो लाइव था वो बीच में कट गया था, तो हम यहाँ फोर्थ पॉइंट तक डिस्कस कर चुके थे। और आज का कोई आर्टिकल वैसे खास है भी नहीं, तो मैं यही आर्टिकल आपको बता देता हूँ जो भारत अफ्रीका संबंधों पर हमने कल डिस्कस किया था। और इसके अलावा एक बेहतरीन टॉपिक जो कल डिस्कस किया था मैंने लाइव, लेकिन वो किसी टेक्निकल एरर की वजह से आगे डिस्कशन डिसकंटिन्यू हो गया था। ये ग्लोबल साउथ वाला भी डिस्कस करेंगे, तो आज ये दो टॉपिक आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो ये देखिए, भारत अफ्रीका संबंधों पर ये आर्टिकल था कि भारत अफ्रीका जो संबंध है, प्रधानमंत्री जी की यात्रा किस प्रकार से आर्थिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को सुदृढ़ करती है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। जो जिन्होंने नहीं देखा है, कल का एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो आप देख लीजिए हमारी प्लेलिस्ट में, संपादकीय विश्लेषण की जो एडिटोरियल डिस्कशन की। यहाँ चौथे पॉइंट तक हम आ चुके थे। तो क्या भारत विकास केंद्रित और मानव केंद्रित दृष्टिकोण रखता है, किसके? अफ्रीका के प्रति भी और अन्य देशों के प्रति भी। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, स्टार्टअप और युवा केंद्रित जैसी पहले हम अफ्रीका के विभिन्न देशों में चला चुके हैं। जैसे बताया था आपको अभी, ये देखिए जिबूती में चलाया था, इथोपिया में चलाया था, है ना। इसके अलावा देखिए ITEC, ये बताया था कि किस प्रकार से हम आगे जो अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। तो इसके तहत क्या है, अफ्रीकी देश के जो अधिकारी है, जैसे हमारे यहाँ IAS है, ऐसे ही वहाँ के जो लोक सेवक हैं उनको भी भारत जो है ट्रेनिंग देता है। अब ये चुनौतियाँ मैंने बताई थी इसमें कि जब भी चुनौती आती है किसी भी IR के क्वेश्चन में, ये आप ये ध्यान रखें कि चीन की एक चुनौती हमारी जो है वो बड़ी कॉमन होती है। अभी जैसे अफ्रीका के और भारत संबंधों में चीन की चुनौती क्या है भाई? भारत क्या है, LOC के थ्रू उनको क्रेडिट देता है, लेकिन भारत की वित्तीय क्षमताएं क्या है, सीमित है, क्योंकि हमारे पास अपनी जनसंख्या भी है और अभी हमारी इकोनॉमी चाइना से काफ़ी पीछे है। चाइना की इकोनॉमी हमसे कई गुना बड़ी है। तो चीन हमारे लिए एक चुनौती बनकर उभरता है, क्योंकि वो क्या करता है, एक तो उसकी जो वित्तीय क्षमता ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ऋण देता है। दूसरा वो क्या करता है कि अपनी जो है ऋण पाश की जो नीति है, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, उसका फ़ायदा उठाता है। वो क्या करता है, पहले छोटे छोटे लोन देगा और फिर इतना लोन उनको दे देगा कि वो उसका लोन चुका ही ना पाए। जैसे पाकिस्तान आज कंगाल हो चुका है। श्रीलंका में आप देखिए, उनको हम्बनटोटा बंदरगाह क्या है 99 ईयर के लीज पे देना पड़ा चाइना को, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट का जो पैसा वहाँ से फंडिंग आई थी वो श्रीलंका उनको वापस नहीं कर पाया है। तो ये चाइना की डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी जो है, ये क्या है, भारत को भी नुकसान पहुंचाती है इनडायरेक्ट वे में। कैसे? क्योंकि जो मित्र हमारे होने चाहिए थे वो चाइना के दबाव में आ जाते हैं फिर। इसके अलावा अफ्रीका में राजनीतिक अस्थिरता है। भाई, भारत अफ्रीका संबंधों में एक सबसे बड़ी चुनौती ये भी है क्योंकि अफ्रीका के काफ़ी देश जो हैं आप देखते होंगे, जैसे सूडान, ये साउथ सूडान और ये सूडान, इनमें आपस में लड़ाई बजती रहती है। कांगो, यहाँ लड़ाई बजती रहती है। और सत्ताएं क्या है वहाँ, कभी जो विद्रोही कब्जा कर लेते हैं, कभी कोई छोटी मोटी सरकार बन जाती है और कई कबीले बन जाते हैं, उनमें अपनी झड़प होती रहती है। इसी प्रकार चार्ट है। तो यहाँ राजनीतिक स्थिरता है, मतलब कोई भी सरकार स्थिर नहीं है जितनी कि हमारे देशों में है। इधर जैसे भारत में स्थिर सरकार है, इधर कुछ देश है जहाँ स्थिर सरकार है, उनसे ही भारत के अच्छे संबंध होते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, जिम्बाब्वे हुआ, केन्या और ये इथोपिया, जिबूती। कंपेरेटिवली यहाँ क्या है, नाइजीरिया, यहाँ सरकार स्थिर है। तो यहीं भारत के संबंध भी अच्छे हैं इन देशों से। वो भारत जो अपने विकास के जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से चला पाता है। तो जिस देश में अस्थिरता रहेगी वहाँ क्या होगा, वहाँ निवेश नहीं करने से कोई भी देश हिचकेगा, तो वो भारत ही भले क्यों ना हो। क्योंकि आप देख चुके हैं कभी कभी कोई कुछ देशों के क्या है, निवेश डूब जाते हैं, तो इसलिए भारत क्या करेगा, भारत भी उससे पीछे हटेगा जहाँ अस्थिर सरकार है। तीसरा आगे क्या है, भारतीय निजी निवेश की सीमित उपस्थिति। अच्छा, भारत से क्या होता है, जैसे भारत की सरकार तो ठीक है निवेश करती है कुछ प्रोजेक्ट में, लेकिन जो यहाँ से अपना जो प्राइवेट निवेश है वो भी तो जाना चाहिए। जैसे हमारे जो बिजनेसमैन है वो क्या है, वो सीमित निवेश करते हैं। तो चाइना की सबसे बड़ी खूबी क्या है, आप देखा होगा चाइना की अभी कुछ कंपनियां क्या है निवेश करती रहती है जगह जगह। चाइना की सरकार से भी ज़्यादा क्या निवेश क्या कर देती है, चाइना की कंपनियां कर देती हैं। तो उससे क्या है, उनकी स्थिति मजबूत होती है। हमारे यहाँ क्या है कि सरकार अधिक निवेश करती है बाहर जाकर, लेकिन जो प्राइवेट उद्योगपति है ये थोड़ा कम करते हैं।
तो ये हमारे सीमित है। तो इनको भी जैसे अदानी, अडानी और ये जो भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, इन सबको निवेश करना चाहिए। तो ये भी एक चुनौती भारत के सामने बनी हुई है कि निजी निवेश सीमित है। आगे की राह वही, भाई निजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, अर्थात पीपीपी पर काम करना चाहिए भारत को। जैसे हमारे यहाँ पीपी प्रोजेक्ट चलाते हैं, ऐसे ही विदेशों में भी क्या है, अपने जो निजी जो भागीदार हैं, हमारे जो उद्योगपति हैं, उनके साथ मिलकर भारत सरकार को क्या करना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना चाहिए अफ्रीका के देशों में। अफ्रीका से विशेष व्यापार समझौते करने चाहिए, जैसे अभी इथोपिया के साथ किया है, ओमान के साथ किया है, अभी हाल ही में आज ही न्यूजीलैंड के साथ भी भारत का क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये आप करंट की न्यूज़ देखते रहिए, तो उनके उदाहरण आप दे सकते हैं आईआर के क्वेश्चन में। तो आगे की राह में तीसरा क्या है भाई, डिजिटल। देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था हर जगह बढ़ रही है आजकल, डिजिटलीकरण, हरित ऊर्जा पर सारे देश ध्यान दे रहे हैं, और हेल्थ सेक्टर में क्या है, त्रिकोणीय सहयोग करना चाहिए। इन तीनों सेक्टर में भारत को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इनकी वहाँ पर अधिक डिमांड है। अभी डिजिटलीकरण में पीछे है काफ़ी, हरित ऊर्जा में भी काफ़ी पीछे हैं, वो लोग काफ़ी क्या है, पिछड़े देश है, तो कोयला का प्रयोग करते हैं। और वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था तो आप देखती हैं कितनी चरमराई हुई होती है। कहीं भी जब भी आप न्यूज़ सुनते हैं कि इतने लोग मरे, तो वो क्या होता है, ज़्यादातर बेचारे अफ्रीकन गरीब देश होते हैं। तो इसके अलावा छोटा सा निष्कर्ष हम लिखेंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी की अफ्रीका यात्रा, अफ्रीकी यात्रा भारत अफ्रीका संबंधों को साझा विकास, आपसी सम्मान और रणनीतिक विश्वास की नई ऊंचाई पर ले जाती है। यह न केवल भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों को सुदृढ़ करती है, बल्कि भारत में ग्लोबल साउथ, जिसे क्वेश्चन में पूछा था ऊपर, वही निष्कर्ष में भी लिख दिया, कि नैतिक एवं रणनीतिक आवाज़ के रूप में भी स्थापित करती है किसको, भारत को। तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाने में हेल्प करेगी, और ये भी लिख सकते हैं कि जैसे भारत की क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारा दर्शन है, उसको आगे बढ़ाने में सहायक होगी, ये है हमारी भागीदारी। तो ये देख लीजिए आप, ये कल बता चुका था मैं कि लैंडलॉक कंट्री है ये इथोपिया, ये ध्यान रखिए आप। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सीड है, ये आप इसकी ट्रिक याद कर लीजिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बार बार पूछता है। सी से क्या है, सोमालिया, ई से इथोपिया, ई से इरिट्रिया, और डी से जिबूती। ये हिंदी में जिबूती बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में डी से लिखा जाता है, DJIBOUTI। तो डी इसमें साइलेंट रहता है। तो ये तो हुआ हमारा कल का भारत अफ्रीका जो संबंध थे, वो हमने पूरा किया अपना। अब एक नया टॉपिक आज शुरू करते हैं, क्या है, ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ग्लोबल साउथ आप ये देखिए, ये जो ब्रांड लाइन खींची है, ये कल बताया था, इसके नीचे वाले देशों को क्या बोलते हैं, ये जितने भी देश है इधर यहाँ से यहाँ तक लेकर, क्या इनको बोलते हैं, ग्लोबल साउथ। ये क्या है, पिछड़े हैं, विकासशील देश हैं और गरीब देश है अपेक्षाकृत ग्लोबल नॉर्थ की तुलना में। ग्लोबल नॉर्थ वाले ये देश हैं, देखिए आप, पूरा यूरोप आएगा, रशिया आ जाएगा, है ना, और उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। तो ग्लोबल साउथ आप समझ लीजिए क्या है। देखिए एक्चुअली ये कहने के लिए तो ग्लोबल साउथ मतलब साउथ के देश है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो साउथ में ये नहीं आता इसका पार्ट। और इक्वेटर आप देखेंगे, इक्वेटर कहाँ से निकल रहा है, अगर इसे दक्षिणी गोलार्ध आप समझेंगे तो इक्वेटर तो यहाँ से निकल लिया, ब्राज़ील से, और यहाँ से निकलती हुई, तो इक्वेटर से ऊपर वाले देश भी इसके अंदर है। तो कहने का मतलब है कि ज्योग्राफिकल तो ये फिनोमिना पूरी तरह सही नहीं है, हालांकि साउथ के देश है, लेकिन पूर्णतः साउदर्न स्पेयर में नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो फिर क्या है, ये देखते हैं कि जैवमंडल तो है ही दक्षिण गोलार्ध के देश है, प्लस क्या है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए और राजनीतिक रूप से क्या है, इनका सभी का एक जैसा इतिहास रहा है। कैसा इतिहास रहा है कि ये सब ना औपनिवेशिक देश रहे हैं। जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था, इन देशों पर भी लगभग सभी जगह अंग्रेजों का शासन था। तो इस वजह से ये पिछड़े देश रहे हैं, तो इसलिए इनको ग्लोबल साउथ बोला जाता है कि भाई ये जो सब देश हैं ये नॉर्थ की तुलना में थोड़े पिछड़े हैं। तो भारत क्या कर रहा है, अभी ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभर रहा है। आपने देखा होगा कैसे, एक तो भारत क्या एक प्रोग्राम चलाता है, ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भारत ने ये शुरू किया है। तो ये सभी देश जितने भी ग्लोबल साउथ के आमंत्रित किए जाते हैं यहाँ पर। दूसरा क्या है, भारत ने अभी क्या किया था, 2023 में जब भारत में ये G20 सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ किसको शामिल कराया था, अफ्रीकन यूनियन को। तो ये भारत क्या है, भारत का एक नेतृत्व उभर कर आया है कि भाई देखो ग्लोबल साउथ के लिए इतना बड़ा काम किया है कि G20 देशों में पूरा अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन भारत की सहायता से हुआ है। तो ये ग्लोबल साउथ है।
इसके देश आपको बता ही दिया है, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका आप ही जानती हैं, मेक्सिको से नीचे का ही पूरा लैटिन अमेरिका होता है। लैटिन अमेरिका के कई देश आते हैं, है ना। भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे इसमें बड़े देश भी हैं। मुख्य विशेषता वही गरीबी, निम्न आय, औपनिवेशिक इतिहास, वैश्विक मंचों पर कम प्रतिनिधित्व है। भाई वैश्विक मंचों पर कम प्रतिनिधित्व है, आप इससे देख लीजिए कि जो यूएन की जो संयुक्त राष्ट्र समिति है उसके तहत वीटो पावर कितने देशों को है? 5 देशों को। और 5 में से केवल एक चाइना जो है ग्लोबल साउथ का पार्ट है, बाकी 4 कहाँ से है? ग्लोबल नॉर्थ से। और अफ्रीका जैसा इतना बड़ा महाद्वीप है, भारत जैसा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ से कोई भी क्या है परमानेंट मेंबर नहीं है, और इसलिए उनके पास वीटो पावर नहीं है। तो नेतृत्व कम है इनका हर जगह। आगे देखते हैं ग्लोबल साउथ। मुख्य विशेषता बता दी गई है। अब इसमें क्या हो सकता है? अब भारत के संदर्भ में हम देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये बनता है कि ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका क्या है। तो भारत के संदर्भ में देखिए, एक तो भारत की कूटनीतिक भूमिका है। कूटनीतिक भूमिका कैसे? देखिए, ये समिट जो बताया अभी, ये आयोजन करता है भारत। इसमें इतने देशों की का क्या है, उनके मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। दूसरा ये बताया कि अफ्रीकी संघ को, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया। ये भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, पूरे विश्व के लिए। सॉरी। और दक्षिणी सहयोग में भारत सक्रिय समर्थन करता है। जितने भी दक्षिण के देशों के साथ सहयोग होता है, भारत उसमें सक्रिय समर्थन करता है। आगे देखते हैं आर्थिक और विकासात्मक भूमिका भारत की क्या है। भाई अफ्रीका में अभी जो डिस्कस किया पूरा क्वेश्चन, वो विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीलंका को भारत ने क्या दिया? LOC दिया था अभी, लाइन ऑफ क्रेडिट, जब वहाँ संकट आया था। मालदीव में क्या किया था? मालदीव को भी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। भूटान में क्या करता है भारत? सीधी सीधी मदद करता है, भूटान की सीधे सीधे अनुदान देता है। और इसके अलावा क्या है, बांग्लादेश को भी सपोर्ट करता है, काफ़ी मदद बांग्लादेश की भी करता है। हालांकि अभी वहाँ तनाव बना हुआ है भारत बांग्लादेश संबंधों में। अफगानिस्तान में आप देखिए भारत कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, भारत जो है का ये आर्थिक और विकासात्मक भूमिका दर्शाता है। ये हम डिस्कस कर चुके। ITEC प्रोग्राम के तहत क्या करता है? ट्रेनिंग देता है ग्लोबल साउथ के देशों के अधिकारियों को। एग्जिम बैंक क्या है? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। इसकी सहायता से LOC अर्थात लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, मतलब पैसे देता है। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ऊर्जा टाइप प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? अर्थात ऐसी डिजिटल अवसंरचना जो पब्लिक के काम है। जैसे हम और आप UPI से पेमेंट करते हैं बार बार, तो ये हमारे लिए क्या है? ये DPI है एक। आधार, डिजी लॉकर क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। तो भारत इस प्रकार के मॉडल जो है उन देशों के साथ भी साझा करता है। किनके? ग्लोबल साउथ के देशों के। तो ये आप लिखिए, जब भी भारत की भूमिका पूछता है अगर एग्जाम में। अभी डेटा आप दे सकते हैं 2014 से 23 के मध्य भारत ने अफ्रीका में कितने $12 प्लस अर्थात $12 बिलियन से अधिक का LOC दी है। ये देख लीजिए आप। सहायता और मानवीय नेतृत्व बताइए। जैसे अभी क्या हुआ था, म्यांमार में भूकंप आया था, टर्की में भूकंप आया था, नेपाल में भी कुछ सालों पहले भूकंप आया था। सबसे पहले मानवीय सहायता कौन भेजता है? भारत ही ऐसा इकलौता देश है कि जो अपने ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ के देशों को हेल्प करता है। वैक्सीन, कोरोना के समय अफ्रीका देशों को कितनी वैक्सीन सप्लाई की और गरीब देशों को मुफ्त वैक्सीन सप्लाई की। तो ये आप मानवीय सहायता और स्वास्थ्य सहायता नेतृत्व करता है भारत, ये बता सकते हैं। अफोर्डेबल हेल्थ केयर अर्थात क्या है, जेनेरिक मेडिसिन की वैश्विक आपूर्ति भारत अग्रणी है इसमें। तो भाई जेनेरिक मेडिसिन सस्ती होती है, तो गरीब देशों में जब सस्ती मेडिसिन मिलेगी तो क्या है, वहाँ का तो स्वास्थ्य जो अवसंरचना है वो बढ़ेगी। और WHO के साथ भी सहयोग करता है भारत। अफ्रीका देशों में फार्मा हब्स में भारत हेल्प कर रहा है बनाने में। तो ये देखिए जलवायु एवं पर्यावरणीय नेतृत्व है। आप जैसे जानते हैं कि भारत क्या करता है, जब भी COP सम्मेलन होता है तो वहाँ भी एक आवाज़ उठाता है, ये CBDR के तहत अर्थात कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। भारत क्या बोलता है, क्योंकि ग्लोबल साउथ देशों में भारत और चाइना ही बड़े देश हैं जो अपनी आवाज़ रख सकते हैं अच्छे से, या ब्राज़ील है तीसरा। लेकिन अन्य देश बेचारे अफ्रीकन देश तो सुनते रहते हैं, बोल तो पाते नहीं है ज़्यादा। तो भारत क्या बोलता है बड़े बड़े देशों को कि भाई आप लोगों ने जितना विकास किया है, जितना CO2 उत्सर्जन किया है अब तक, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तो आपकी क्या है ना, क्लाइमेट चेंज के प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी, आप ज़्यादा फंड दीजिए। तो भारत इस मुद्दे को बार बार मुखर होकर उठाता है जब भी UN के क्लाइमेट चेंज के सम्मेलन होते हैं, कहीं भी COP होता है जब भी, तो ये भारत करता है।
उसके अलावा भारत खुद भी क्या करता है, देखिए भारत क्योंकि खुद भी ग्लोबल साउथ का पार्ट है, तो जो भारत अपने लिए कर रहा है वो भी ग्लोबल साउथ का फायदा ही है उसमें भी। तो क्या करते हैं, भारत ने लाइफ मिशन चलाया था कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने COP26 में क्या है लाइफ मिशन शुरू करने का आह्वान किया था। ये क्या होता है, सस्टेनेबल जो है, ये मतलब इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल होता है, एक किस्म से टिकाऊ जीवन शैली का वैश्विक अभियान शुरू किया था। ISA आप जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, भारत और फ्रांस ने मिलकर शुरू किया था। तो भारत क्या है, स्वच्छ ऊर्जा की ओर भी नेतृत्व कर रहा है ग्लोबल साउथ का। सुरक्षा एवं शांति स्थापना में आप देखते हैं यूएन पीस कीपिंग में क्या है, सबसे ज़्यादा जो सैनिकों की संख्या है वो भारत से ही होती है, पहले या दूसरे नंबर पर रहता है हमेशा भारत। समुद्री सुरक्षा जैसे सागर पहल, आतंकवाद रोधी अभियान चलाता है। अभी आप देखते होंगे कि अरेबियन सी में भारतीय नेवी कितने ही जहाज़ों को लूटने से बचाती है। कई बार कोई जहाज़ पर संकट आता है, जैसे आग लगती है, डूबती है, तो वहाँ वहाँ क्या है, सबसे पहले भारतीय नेवी पहुँचती है। तो अभी क्या है, पूरे हिंद महासागर में भारतीय नेवी मानवीय कार्यों में सबसे आगे रहती है और आतंकवाद से भी लड़ती है ना, क्षमता निर्माण करती है। तो ये भारत की खूबियाँ हैं कि भाई ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कैसे कर रहा है। देखिए क्षमता निर्माण तो आप समझ ही रहे हैं, सीधे सीधे कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे या वहाँ प्रशिक्षण देंगे या उसको LOC के थ्रू लोन देंगे तो क्या होगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, राष्ट्रों की क्षमता में वृद्धि होगी। वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप लीडरशिप है भारत की, नॉर्मेटिव पावर है भारत। वैल्यू बेस्ड अर्थात मूल्य आधारित नेतृत्व है। मूल्य आधारित नेतृत्व क्या है भाई, सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का, तो सबसे बड़ा मूल्य तो यही है। यहाँ क्या है, विविधता है, तो सबसे बड़ी एक वैल्यू भी है कि विविधता का सम्मान करता है भारत। और सबसे बड़ी बात क्या है, भारत संप्रभुता का सम्मान करता है सभी देशों की। भारत ऐसे नहीं है चाइना की, जैसे कि विस्तारवाद की नीति है चाइना की, हमेशा बॉर्डर पर क्या है वो अतिक्रमण करते रहते हैं, लेकिन भारत क्या है, संप्रभुता की सम्मान करता है। समावेशी विकास और SDG पर जोर देता है भारत। तो ये आप देखिए, तो ये सब जब भी ग्लोबल साउथ का कोई टॉपिक आता है तो उसमें आपको भारत की भूमिका पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के ज़्यादा चांस ये है कि उसमें भारत की भूमिका ही पूछेगा। जैसे भूमिका है तो कुछ चुनौतियां भी है। अब वही सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या है भाई, चीन की आक्रामक कूटनीति है, आर्थिक कूटनीति। जैसे BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत क्या कर रहा है चीन, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहाना लेकर उनको ऋण देता है। जैसे पाकिस्तान में CPEC बनाया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके एवज में क्या किया, पाकिस्तान को इतना ऋण दिया कि वो उनके ऋण के जाल में फंस चुका है। यही इन्होंने क्या किया, श्रीलंका में किया, हम्बनटोटा बंदरगाह पर, यही म्यांमार में कर रहा है और यही नेपाल में भी करने को उतारू है। तो भारत के ग्लोबल साउथ के नेतृत्व में जो भारत के सामने रोड अड़ाता है वो क्या है, सबसे बड़ा चीन है। वित्तीय संसाधनों की सीमाएं हैं भारत की, ये भी एक सीमा है भाई, हमारा इतना बड़ा राष्ट्र है, हमें उनका कल्याण करना है। 81 करोड़ लोगों को तो हम भोजन नहीं दे रहे हैं सस्ती दरों पर, तो कितना अपना यहाँ राजस्व जा रहा है। तो भारत के सामने इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ निम्न आय के लोग हैं, तो सरकार का ये कर्तव्य है कि उनके कल्याण के लिए योजना चलाए। तो हमारा राजस्व उसमें अधिक खर्च हो जाता है। इस चक्कर में क्या है कि लोन वगैरह देने के लिए दूसरे देशों को पैसे कम पड़ते हैं। तो वित्तीय सीमाएं हैं। ग्लोबल साउथ की विविध प्राथमिकताएं हैं। एक्चुअली ग्लोबल साउथ के देश भी क्या है, कुछ चाइना की ओर झुके हुए हैं, कुछ USA की, कुछ रसिया की, तो सबके अलग अलग प्राथमिकताएं भी है। जैसे कुछ क्या है, कुछ के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कुछ के यहाँ स्वास्थ्य ढांचा कमजोर है, कुछ क्या करते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग है। तो भारत को क्या है, संतुलन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है ग्लोबल साउथ के देशों में, क्योंकि आपस में ही इतनी विषमताएं हैं। आगे गिरा क्या होता है, वही DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एवं स्वास्थ्य व जलवायु वित्त का विस्तार किया जाए, है ना, ये भारत को करना चाहिए। क्षेत्रीय मंचों जैसे IBS से इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इसका फुल फॉर्म होता है। बिम्स्टेक आप जानते ही हैं, जो बे ऑफ बंगाल है, उधर जो ये समूह है देशों का, बिम्स्टेक को सशक्त करना। जैसे अब क्या है, जब क्षेत्रीय मंच, छोटे छोटे मंच हैं, उनमें आपस में अच्छा तालमेल होगा, तो जो बड़ा मंच है अर्थात ग्लोबल साउथ जो है वो तो अपने आप में ही मजबूत होगा। फिर जब ये मजबूत होंगे छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन, तो बड़े बड़े भी हो जाएंगे। तो यही कहने का मतलब है कि पहले छोटे संगठनों पे ध्यान दें, फिर बड़े संगठन, ग्लोबल साउथ अपने आप बढ़ता चला जाएगा आगे। अफ्रीका और भारत औद्योगिक व कौशल साझेदारी, ये तो बता ही दिया है ऊपर कि क्या है,
इंडस्ट्री और स्किल्स में क्या है, भारत को अफ्रीका के साथ ज़्यादा तालमेल करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि क्या है, ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा पार्ट तो ये अफ्रीका ही है, इतने सारे देश उसके तहत है। तो सबसे ज़्यादा देश क्या है ग्लोबल साउथ में, अफ्रीका से आते हैं। तो एक अच्छा अफ्रीका और शांतिप्रिय और विकसित अफ्रीका क्या है, हमारे ग्लोबल साउथ के लिए एक की का आधार होना चाहिए। तो अब ये देखिए, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, उसमें एक निष्कर्ष आप लिख दीजिए कि भारत नेता नहीं, साझेदार की भूमिका में ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आवाज़ देता है। 21वीं सदी में भारत का नैतिक, विकासात्मक एवं बहुपक्षीय नेतृत्व ग्लोबल साउथ को न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की ओर अग्रसर कर सकता है। और क्या कर सकते हैं, कहीं भी विश्व गुरु बना सकता है, ये आप लिख दीजिए, कहीं भी निष्कर्ष रहेगा। या हमारा जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है 7 ट्रिलियन का हो गया अब तो बढ़कर, उसको भी सपना पूरा कर सकता है। तो इस प्रकार के जो है आप लिखिए उसमें निष्कर्ष में। बाकी ये 2 टॉपिक आज आपके डिस्कस हो चुके हैं दोस्तों। कल कोई अच्छा आर्टिकल आता है तो संपादकीय आता है तो अच्छा, ये ब्रांड लाइन आप देख लीजिए, ये जो इसको ना ब्रांड लाइन बोलते हैं, जो भी ग्लोबल साउथ के देशों को दर्शाती है। तो ब्रांड लाइन के जो साउथ के देश हैं नीचे के, वो सब ग्लोबल साउथ के देश माने जाते हैं। तो जब भी ग्लोबल साउथ पे क्वेश्चन आता है तो आप एक रफ मैप बनाकर ऐसे ऐसे ब्रांड लाइन जरूर खींच कर दिखाए। ऐसे ऑस्ट्रेलिया हटा दीजिए, बाकी सब साउथ के आ जाएंगे इधर। मैक्सिको से खींचते हुए यहाँ भूमध्य सागर से निकालिए, फिर यहाँ के चाइना और मंगोलिया के ऊपर से निकाल दीजिए, जापान छोड़ दीजिए, है ना। और उत्तर कोरिया, ये दक्षिण कोरिया छोड़ दीजिए, उत्तर कोरिया इसमें आएगा। तो ये सब ग्लोबल साउथ के देश आ जाएंगे। ब्रांड लाइन, ये आप लिख लीजिए, ब्रांड लाइन हमेशा इसको बनाइए जब भी एग्जाम में आता है। क्योंकि आपका मैप क्या है, आपको आधे से 1 नंबर एक्स्ट्रा दिला देता है, जो कि बड़ा हेल्पफुल होता है सिलेक्शन में। तो ये दोस्तों, कल अगर कोई संपादकीय अच्छा होता है तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो अपना मेंस का कोई भी एक टॉपिक उठाकर हम डिस्कस करेंगे, जिनकी क्या है एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे वही डिस्कस करेंगे हम। तो मिलते हैं दोस्तों कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।